साल 2019, तारीख 5 अगस्त। राज्यसभा में भारी हंगामा चल रहा था। तभी देश के गृहमंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान करते हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। आर्टिकल 370 का खात्मा। जब विपक्ष ने पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर सवाल उठाए तो अमित शाह ने बेहद आक्रामक अंदाज में पलटवार किया था। कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये तेवर हैं अमित शाह के। भारतीय राजनीति में एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव सिर्फ लड़ता नहीं है बल्कि उसे हर हाल में जीतने का फॉर्मूला जानता है। विरोधी उन्हें क्राइसिस मैनेजर कहते हैं, समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम अमित शाह की उसी पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी और उनकी इनसाइड स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे। चैप्टर 1, शुरुआत और मोदी शाह की जोड़ी। अमित भाई अनिल चंद्र शाह। जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक अमीर गुजराती जैन परिवार में। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमित शाह ने अपने करियर की शुरुआत प्लास्टिक पाइप के बिजनेस से की थी, लेकिन उनका असली रुझान था राजनीति की तरफ। कम उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े और 1980 के दशक में उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से। जब 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो अमित शाह बैकस्टेज के सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे। उन्होंने गुजरात के कोऑपरेटिव बैंकों से कांग्रेस के दशकों पुराने वर्चस्व को उखाड़ फेंका। चैप्टर 2, संकट, निर्वासन और वापसी। लेकिन अमित शाह का सफर इतना आसान नहीं था। साल 2010 में उनके जीवन का सबसे कठिन दौर आया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में उन्हें जेल जाना पड़ा और कोर्ट ने उन्हें गुजरात से तड़ीपार यानी निर्वासित कर दिया। 2 साल तक वो अपने ही राज्य गुजरात नहीं जा सकते थे। लेकिन अमित शाह ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने दिल्ली में रहकर हिंदी पट्टी के राज्यों का दौरा किया और बीजेपी की कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन किया। साल 2012 में जब वो वापस लौटे तो उनका लक्ष्य दिल्ली की सल्तनत थी। चैप्टर 3, मिशन यूपी और क्रोनोलॉजी। साल 2013 में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने वहां 80 में से 71 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह की एक और बड़ी ताकत है उनकी स्पष्टता और उनका वो अंदाज जो सीधे जनता के बीच ट्रेंड कर जाता है। साल 2019 के चुनावों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया उनका एक शब्द आज भी इंटरनेट पर मीम और हेडलाइन दोनों बनता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। ये क्रोनोलॉजी शब्द भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। इसी बूथ लेवल मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर शाह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। चैप्टर 4, गृहमंत्री का कार्यकाल और कड़े फैसले। साल 2019 में अमित शाह ने सीधे देश के गृह मंत्रालय की कमान संभाली। बतौर गृहमंत्री उनके कार्यकाल को बेहद कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हो, सीएए लागू करना हो या अंग्रेजों के जमाने के कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लाना हो। जब भी संसद में विपक्ष ने उनके कड़े रुख पर सवाल उठाए या उन्हें तानाशाह कहने की कोशिश की तो अमित शाह का जवाब बेहद तीखा और बेबाक था। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है, जो तय किया उसे बिना किसी हिचकिचाहट के संसद से लेकर जमीन तक लागू कर देना। निष्कर्ष, अमित शाह की आलोचना करने वाले उन्हें बेहद आक्रामक और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाला नेता बताते हैं, लेकिन उनके विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि संगठन चलाने, चुनाव जीतने और फैसलों को जमीन पर उतारने की जो क्षमता अमित शाह के पास है वो आज के दौर में बेजोड़ है। अमित शाह के इन फैसलों और उनकी इस क्रोनोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमको छेड़ोगे फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी।